नेशनल इनकम अकाउंटिंग है ना, ये हमारा मेन टॉपिक ये है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका एग्रीगेट्स है, और फिर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये आपके 3 टॉपिक्स यहाँ पर हैं। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स लिख लेते हैं। इसके अंदर जो ये चैप्टर हम करेंगे इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे यूज़ करेंगे आगे के दोनों चैप्टर्स में। इसके अंदर हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, और इस वाले के अंदर हम एक्चुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। हम न्यूमेरिकल्स का इतना आसान सा फॉर्मूला बनाएंगे कि आपको तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आराम से समझ में आएंगे, आप क्विकली सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स है। एक्चुअली नेशनल इनकम कैलकुलेशन अभी यहाँ पर स्टार्ट होता नहीं है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक नई चीज़ है, आपने कभी पढ़ा नहीं। 11th में भी माइक्रो था, मैक्रो नहीं था। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को हमें यहाँ पर समझना है। नेशनल इनकम, जैसा कि हमने डेमो क्लास में डिस्कस किया था, नेशनल इनकम मीन्स इनकम ऑफ द होल कंट्री। पूरे देश की इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। पूरे देश की इनकम क्यों निकालनी है, ये भी हमने डिस्कस किया था। पूरे देश की इनकम क्यों निकालनी है, बिकॉज हमें जानना है कि जैसे क्या क्या इफ़ेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो पहले पर्पस तो पता होना चाहिए, भाई हम कर क्यों रहे हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों हमें अपना कैरियर बनाना है, अपनी नॉलेज ग्रो करनी है ना, लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। खेलते क्यों हैं, अगर किसी को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है तो उसके लिए खेलेगा, या अपनी बॉडी को फिट रखना है उसके लिए खेलेगा। तो हर चीज़ का पर्पस हमें पता होना चाहिए, काम कर क्यों रहे हैं। नेशनल इनकम वाला चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो सकती है, वो जो पॉलिसीज़ बनाती है उनकी इफ़ेक्टिवनेस पता पड़ेगी, भाई पॉलिसीज़ ढंग से अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, ये चीज़। जैसे आप अगर एनडीए कर रहे हो तो आप थोड़ा इसका भी पढ़ते होगे, इसके बारे में, जीके के बारे में। श्रीलंका का मालूम है आपको, व्हाट इज़ हैपनिंग इन श्रीलंका? हाँ सर, वो उनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भाग गया। भाग गया, ओके, क्यों भाग गया? उसे अपनी शायद से ड्यूटीज नहीं करनी थी और कुछ टाइप था। ओके, वो भाग गया, एंड वहाँ पर क्या हो रहा है? अभी वहाँ पर वो बोला इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो रही, प्राइजेस राइज हो गए हैं और हो गए हाँ, सो वहाँ राइट्स हो रहे हैं, लोग वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के घर में चले गए, है ना। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है श्रीलंका में? क्योंकि एक अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है वहाँ पर, तो कोई स्टेबलाइज नहीं हो रही इकोनॉमी, और बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल। लोग अपने अपनी मर्जी कर रहे हैं। हाँ, पर वो सब क्यों हो रहा है, मतलब लोगों में गुस्सा है। लोगों में गुस्सा क्यों हुआ, कि वाई दे आर एंग्री, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों में गुस्सा क्यों आया, है ना। तो उसका क्या है, देखो, श्रीलंका, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, है ना। वहाँ की जो मैक्रो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो ख़राब थी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब आप ऐसा मानिए कि इकोनॉमिक्स, देश को चलाने की जो पॉलिसीज़ थी वो ख़राब थी वहाँ की गवर्नमेंट की। उससे देश को बड़ा नुकसान हुआ, श्रीलंका को बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या क्या नुकसान हुआ, जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको पता है व्हाट इज़ महंगाई? महंगाई क्या होती है यस मालूम सर। है? क्या होता है महंगाई, बताइए। वो जब गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो महंगाई कहलाती है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ है जो आप खरीदते हो बाज़ार जाके खुद, अकेले जाके? ग्रोसरीज हो गए जो मम्मा बोलती है मम्मा लाने को बोलती है तो घर के ग्रॉसरीज लिए। आप परचेज़ करते हो, है ना। ग्रॉसरीज, तो ग्रॉसरीज मान लीजिए आप सामान लेकर आते हो, आटा दाल चावल सब्जी दूध आप लेकर आते हो, तो वो चीज़ महंगी हो जाए, है ना। तो यस सर।
उसको बोलते हैं महंगाई। इंग्लिश में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन, इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो श्रीलंका में क्या हुआ है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, 2-4-5% चीज़ महंगी हो जाए तो ठीक है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया गवर्नमेंट की ख़राब पॉलिसीज़ के कारण। ठीक है ना, दैट इज़ नंबर वन। ओके, दूसरी चीज़, जैसे अपने हम घर पे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, राइट? यस सर। तो पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? इंडिया के बाहर से आता है, आपको मालूम है? दुबई और यहाँ से आता है पेट्रोल डीजल। हाँ, वो यूक्रेन से भी आता था। यूक्रेन से भी ओह, यूक्रेन के बारे में पता है आपको? हाँ सर, अभी वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता था ना, और हमारे यहाँ पर इंपोर्ट होता था। ओके ओके, सो बेसिकली देखो बात क्या है कि अ, जो ऑयल है, ऑयल कम्स इन इंडिया, इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ठीक है ना, दूसरे देशों से तेल हम खरीदते हैं इंडिया में, ऑयल। अच्छा, अब मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में कौन सी करेंसी चलती है? वो डॉलर चलती डॉलर है। चलता है। अब अगर मैं अमेरिका से कोई सामान खरीदूंगा तो अमेरिका वाला मेरे से जो पेमेंट लेगा, मैं सामान खरीद रहा हूँ तो पैसे लेगा, तो मेरे से पेमेंट इंडिया की रुपीज़ में लेगा या डॉलर में लेगा? ऑब्वियसली डॉलर में डॉलर में लेगा। लेगा। इंडिया की रुपी की तो वहाँ कोई महत्व ही नहीं है ना? सर अभी वो इंडिया की रुपी की वैल्यू कम भी हो गई, अभी 80 रुपीज पर डॉलर है। अरे वाह, वेरी गुड, आपकी जीके तो बहुत अच्छी है, करंट अफेयर्स से आपकी नॉलेज अच्छी है। ओके, सो ये नहीं, भी हम आज डिस्कस करें। हाँ जी। आज स्कूल में ऐसे बात कर रहे थे। स्कूल में ऐसे नहीं, इट इज़ गुड एक्चुअली, आई अप्रिशिएट कि आपको ये सब बातों के बारे में जानकारी है। ठीक है ना, तो अब आपने बिल्कुल सही चीज़ बताई कि वो डॉलर में लेगा। अब अगर मान लो इंडिया की गवर्नमेंट के पास डॉलर हो ही ना, ख़त्म हो गए डॉलर, तो फिर वो ऑयल कैसे खरीदेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ। यस सर। है ना? तो श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ यही हुआ। वहाँ पर उनके पास में डॉलर्स, जो दूसरे देश की करेंसी, वो बची नहीं, ख़त्म हो गई। तो वो ख़त्म हो गई तो भाई सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, ऑयल के अलावा कई चीज़ें दूसरे देशों से ख़रीदनी पड़ती है। तो कैसे ख़रीदो वो सब चीज़ें? पैसा ही नहीं है पेमेंट करने के लिए, करेंसी नहीं है। तो जब आप ख़रीद नहीं पाओगे तो उस चीज़ की देश में शॉर्टेज हो जाएगी। मैं जैसे ऑयल है, अब वहाँ पर पेट्रोल पंप्स खाली पड़े, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए है ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए फॉरेन करेंसीज़ का। तो चीज़ों की कमी हो गई। जब चीज़ों की कमी हो जाती है ना, तो लोगों में फिर गुस्सा हो जाता है, फिर लोग जा कर के और दंगा करने लग जाते हैं और तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। सो ये काम हुआ। सो दो प्रॉब्लम आई, इन्फ्लेशन हो गया वहाँ पे, दूसरा शॉर्टेज ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज। करेंसी, फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज हो हाँ। गई। समझ आई अच्छा, आपको बातें? करेंसी की। यस सर। है ना? तो व्हाट इट मीन्स इज कि ये सब प्रॉब्लम कैसे आ रही है? बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी उस देश की गवर्नमेंट की जो थी वो ख़राब थी, पुअर थी। तो हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की इफ़ेक्टिवनेस पता पड़े कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ताकि नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम के बारे में जानकारी हमें मिले। दो तीन बातें आपने बोली, जैसे इंडिया की करेंसी है ना 80 रुपीज़ पे हो गई, फिर ऑयल वाली बात भी कर, तो ये सब आगे चैप्टर्स आएंगे हमारे, उन सब चैप्टर्स में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देन कंपेयर वन कंट्री विद अनदर। जैसे आपको और आपकी फ्रेंड को अगर कंपैरिजन करना है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, आपके मार्क्स देखेंगे, आपकी फ्रेंड के मार्क्स देखेंगे, और देखेंगे भी कौन ज़्यादा किसने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करी, कौन ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाया। इसी तरह से जब एक देश का कंपैरिजन दूसरे देश से करना है तो हम दोनों देश की नेशनल इनकम देखेंगे, भाई इंडिया की इनकम इतनी है, पाकिस्तान की इतनी है, इंडिया ने कितनी इनकम बढ़ाई, पाकिस्तान ने कितनी बढ़ाई, उससे पता पड़ेगा भाई कौन सा देश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ताकतवर है। समझ आई बात आपको? यस सर।
है ना। तो ये नेशनल इनकम को पढ़ने के कुछ रीजंस हैं कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में हम क्यों जान रहे हैं। ठीक है ना, हमें ग्रोथ भी पता पड़ती है, ग्रोथ ऑफ द कंट्री, कि हमारा देश कितना ग्रो कर रहा है, ये भी हमें यहाँ पर मालूम पड़ती है। जैसे ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, आपके क्लास 10th में लेट से 70% मार्क्स आए, क्लास 11th में आपके 75% मार्क्स आए, क्लास 12th में आपके 85% मार्क्स आए, तो आप ग्रो कर रहे हो। हम कोशिश क्या करते हैं, हर साल दर साल हमारे ज़्यादा मार्क्स आए पिछले साल से। इसी तरह से जब देश की बात करते हैं तो पिछले साल देश की जितनी इनकम थी, अगर अगले साल उससे ज़्यादा इनकम होएगी तो इट मीन्स देश हमारा तरक्की कर रहा है। समझ आया आपको बात? यस सर। है ना। तो ये 2-3 कारण हमने जाने कि हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस इसके ऊपर। तो हमने कल ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि अगर किसी फैमिली की इनकम निकालनी है ना, सपोज वी हैव टू फाइंड द इनकम ऑफ अ फैमिली। तो ये पापा हैं, ये मम्मा हैं, पापा भी जॉब करते हैं, मम्मा भी जॉब करती है, दोनों की इनकम जोड़ लो तो आपको पूरी फैमिली की इनकम मालूम पड़ जाएगी। क्या करेंगे हम, वी ऐड द इनकम ऑफ योर फादर, इनकम ऑफ योर मदर, और भी अगर कोई मेंबर आपके फैमिली में काम करता है, सबकी इनकम जोड़ लेंगे तो फैमिली की इनकम मालूम पड़ जाए, भाई इस फैमिली की इनकम इतनी है। तो ये फैमिली की इनकम को निकालने का इनकम मेथड हो गया। इनकम जोड़ लो, इनकम मालूम पड़ गई। कैन वी फाइंड फैमिली इनकम बाय एनी अदर मेथड? कल हमने डिस्कस किया था कि येस वी कैन फाइंड, अगर हम जस्ट ऐड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली, फैमिली के सारे खर्चों को जोड़ लो तब भी इनकम मालूम पड़ जाएगी। किराए पे कितना खर्चा किया, खाने पे कितना खर्चा किया, कपड़े पहनने पे कितना खर्चा किया, स्कूल फीस कितनी भरी, पेट्रोल पे कितना किया, दवाइयों पे, ये 4-5 चीज़ लिखी, और भी कई तरह के खर्चे होते हैं। बट जितना कमाया है, अगर मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं तो मैं खर्च भी करूँगा, तो खर्चा जोड़ लो तब भी इनकम मालूम पड़ जाएगी। है ना। या हमको अजम्पशन यहाँ रखना है कि भाई सेविंग वेविंग कुछ नहीं है, जितना कमाया सब खर्च दिया। तो किसी की इनकम अगर जाननी है तो उसकी इनकम भी जोड़ के मालूम कर सकते हैं, या उसके खर्चों से भी मालूम किया जा सकता है। समझ आई बात आपको? यस सर। आप हिंदी मूवीज़ देखते हो? यस सर। कई बार मूवीज़ में ऐसा नहीं होता कि किसी ने गोल्ड की वॉच पहन रखी होती है, उसके पास बहुत महंगी गाड़ी होती है, या उसके पास में बहुत बड़े आलीशान घर होते हैं, तो हम क्या मानते हैं कि इसकी इनकम बहुत होगी, राइट? राइट सर। है ना। तो वो सब तो उसका खर्चा है, इनकम कैसे पता पड़ी आपको? इट मीन्स खर्चे को देखकर भी इनकम मालूम पड़ सकती है। ठीक है ना। तो अगर सीधा इनकम जोड़ लिया तो इनकम मेथड हो गया, अगर एक्सपेंसेस जोड़ लो तो वो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। दोनों ही तरीक़ों से आप इनकम को निकाल सकते हो, किसी भी फैमिली की इनकम आप निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर पूरे देश की इनकम निकालनी है, इसी तरह से अगर पूरे देश की इनकम निकालनी है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इनकम मेथड हो सकता है, एक्सपेंडिचर में देश की सारी इनकम जोड़ लो तो उससे इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। देश के सारे एक्सपेंसेस जोड़ लो तो देश की इनकम वहाँ से भी मिल जाएगी। फिर नेशन की जब बात करते हैं तो प्रोडक्शन का भी एक मेथड होता है, या देश का सारा प्रोडक्शन जोड़ लो कि कितना सामान देश में बना है, तो उससे भी नेशनल इनकम आपको मिल जाएगी। सो हम क्या बोलते हैं, इफ़ वी हैव टू फाइंड द इनकम ऑफ द होल कंट्री, अगर हमें पूरे देश की इनकम निकालनी है तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना। इन तीनों मेथड्स को हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक हमने समझ लिया भाई ये होता है। प्रोडक्शन मेथड में क्या करते हैं, सारे प्रोडक्शन को जोड़ लेते हैं। इनकम मेथड में देश की सारी इनकम को जोड़ लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में देश के सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ लेते हैं। तीनों मेथड से सेम आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तीनों, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए आ रहा है तो तीनों मेथड से 1 लाख रुपए आएगा, उनमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब इनमें से जो सबसे मेन मेथड होता है वो प्रोडक्शन मेथड होता है। सबसे मेन है प्रोडक्शन मेथड की सामान कितना बना देश के अंदर। तो इस मेथड से रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। सो कितना सामान देश में बना, उसके लिए हम
इतने सारे सामान, ये कल हमने स्लाइड देखी थी, इतने सारे सामान देश में बन रहे हैं। ये तो कुछ 10-15 ही है, और हज़ारों लाखों सामान देश में बनते हैं, ठीक है ना। अब हमको इनकी सबकी वैल्यू को ऐड करना है, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उस मुश्किल काम को थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल कैटेगराइज द गुड्स, हम उनको कैटेगरीज में बांट देते हैं ताकि हमारी स्टडी आसान हो जाए। क्या क्या कैटेगरीज में हम बांटेंगे? फर्स्ट कैटेगरी, ये कैटेगरीज की आपकी समरी, आप एक बार इसे देखिए, थोड़ा मैं रुकता हूँ इस पे स्लाइड पे। ये जहाँ लिस्ट ऑफ गुड्स लिखा है, हाँ जी, अच्छा ये नहीं। आप रिपीट करें, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मुझे स्लाइड समझ में नहीं आई थी, आप हाँ, कौन सी स्लाइड हाँ मैं की बात समझा कर रहा हूँ, रहे मैं थे? आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमको कैटेगराइज करना है सारे गुड्स को, वो बात समझ आ गई यस सर। है ना, कि हमको सारे गुड्स को कैटेगरी में, कैटेगरी मतलब जैसे स्कूल के अंदर कुछ करना है तो बॉयज़ और गर्ल्स दो कैटेगरी अलग अलग बना दी, या टीचर स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी बना दी, या प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे, सेकेंडरी के बच्चे, सीनियर सेकेंडरी बच्चे, अलग अलग कैटेगरी आप बना देते हो। तो कैटेगरी बनाने से आसान हो जाता है। अब यहाँ पर भी हम, हमारे देश में जितने भी गुड्स बन रहे हैं, सारे गुड्स को अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे। कैटेगरी मतलब या तो फाइनल गुड्स होंगे या इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, ठीक है ना। तो या एक एक हम समझेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होता है, एक हम समझेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ठीक है ना। दोनों चीज़ का मतलब डेमो क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, अभी हम उसे वापस से डिस्कस करेंगे। अब फाइनल गुड्स जो है वो दो तरह के होते हैं। फाइनल गुड्स या तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ये हमने डिस्कस किया था डेमो क्लास में। प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह के होते हैं, या तो कैपिटल गुड्स या फिर रॉ मटेरियल, है ना। सबका मीनिंग हम पढ़ेंगे, बस अभी आप ये समझ लो कि ये इसका ये पार्ट होता है। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स एक ही बात है। मैं पूरी स्लाइड वापस से बोल रहा हूँ। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दो कैटेगरी हो गई। अब फाइनल गुड्स क्या होता है ये हम समझेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है ये हम समझेंगे, डेफिनेशन समझ लेंगे उनकी। फिर फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स 4 तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह के होते हैं, कैपिटल गुड्स या फिर रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो सिमिलर चीज़ होती है। समझ आई आपको ये स्लाइड थोड़ा थोड़ा? यस सर। है ना। अभी हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ पढ़ेंगे, तो आपको फिर इस स्लाइड पे हम बार बार वापस आएंगे, तो आपको पूरा कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स से। तो ये हमने स्लाइड देखी थी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझने के लिए। देश में धागा बनता है, मान लीजिए धागा बनता है, एक कोई बिजनेस वाला है वो धागा बनाता है, वो उस धागे को कपड़ा बनाने वाले को बेच देता है। अब धागे वाला जो धागे कपड़ा बनाने वाला जो धागा खरीदेगा, फिर धागे से कपड़ा कैसे बनाएगा बताइए? वो फिर कोई मशीन या कुछ यूज करेगा, फिर वो कपड़ा बनाएगा हाँ, उससे। सो मशीन में वो कुछ यूज़ करेगा, उससे कपड़ा बनाएगा। मशीन चलाने के लिए बिजली खर्च होएगी, मशीन पे कई मज़दूर लोग काम करेंगे, है ना। फिर कपड़ा बनाने में उसका उस पर कलर वगैरह भी करेगा, डिज़ाइन करेगा, डिज़ाइनर आएगा, तो कई सारे एडिशनल खर्चे वो करता है, तब कपड़े से, सॉरी, धागे से कपड़ा बनता है, ठीक है ना। अब कपड़ा बन गया, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि धागा जो था, धागे में कुछ एडिशनल खर्चे किए तब वो कपड़ा बना। अब कपड़े से शर्ट बनाने वाला कैसे बनाएगा बोलिए? वो उस कपड़े को पहले काटेगा, फिर सिलेगा, फिर इसका कपड़ा टी शर्ट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कपड़ा खरीदेगा, फिर उसको टेलर को हायर करेगा, टेलर उसके यहाँ बैठेगा, फिर वो कपड़ों की कटिंग करेगा, नाप लेगा, स्टिचिंग करेगा, बटन्स लगाएगा, पैकिंग करेगा। तो एडिशनल यहाँ पे भी एडिशनल खर्चा हो रहा है,
तो कपड़े से जब शर्ट बनती है तो एडिशनल खर्चा होता है, तब जाके शर्ट बनती है। अब शर्ट बन गई, अब भाई शर्ट वगैरह बनाने की फैक्ट्रीज सिटी में तो होती नहीं है, फैक्ट्रीज तो किसी एक जगह होती है, कहीं दूर कहीं होती है, वहाँ से फिर लेकिन जो कस्टमर है, ख़रीदने वाला कस्टमर तो सिटी में है, ठीक है ना। तो उसको सिटी में बेचने के लिए शोरूम्स होते हैं, रिटेल शॉप्स होती है। शॉप वाला क्या करेगा, शर्ट ख़रीद के लाएगा, फिर वहाँ पर अपनी शॉप के अंदर वो उसको बढ़िया से डिस्प्ले करेगा अच्छे से, है ना। वहाँ एयर कंडीशनड उसकी शॉप होगी, वहाँ पे लोगों को रखेगा ताकि कस्टमर को समझाए कि भाई ये कपड़ा इस क्वालिटी का, ये इस क्वालिटी का, ये रेट है। तो ये भी यहाँ पर एडिशनल खर्चा कर रहा है। समझ आई बात आपको? ठीक है ना। अब यहाँ पर कस्टमर आएगा और कस्टमर इस शर्ट को परचेज़ कर लेगा। अब कस्टमर ने ख़रीद लिया, अब कस्टमर इसको आगे किसी को बेचेगा नहीं। जैसे मान लिया आपने शर्ट परचेज़ कर ली, अब आप किसी को बेचोगे नहीं, अब आप इसको काम में ले लोगे। लेकिन इसके पहले हर एक स्टेज पे जो भी सामान बन रहा था वो आगे किसी को बेचा जा रहा था, और शर्ट बनने तक का उसमें कुछ ना कुछ खर्चा पेंडिंग था, है ना। हर स्टेज पे हमने देखा एडिशनल खर्चा हो रहा है। तो जो एडिशनल खर्चा हो रहा है उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू ऐड कर रहे हो। वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हो भाई, धागा 100 रुपये का है, कपड़ा 500 रुपये का है, 400 रुपये की वैल्यू आपने ऐड करी। कपड़ा 500 रुपये का, शर्ट 2000 रुपये की है, 1500 रुपये की वैल्यू आपने उसमें ऐड करी, तो ये वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो जब तक वैल्यू एडिशन पेंडिंग रहता है तब तक वो सारे गुड्स कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, बीच की स्टेज में। और जब वो गुड्स फाइनल शर्ट बन जाते हैं तो वो कहलाते हैं फाइनल गुड्स। समझ आया आपको? सर, आपने ये बोला कि अगर 2000 रुपये का कपड़ा है और कुछ 500 है तो 1500 कैसे आया, मुझे समझ नहीं आया। ओके, देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे थ्रेड, ठीक है ना। लेट से थ्रेड 100 रुपये का बना। अब क्लॉथ वाला धागा खरीदेगा 100 रुपये का, अब वो इस पे और एडिशनल खर्चा करेगा, है ना। इसके ऊपर जो एडिशनल खर्चा करेगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, मशीन्स लगाएगा वो, है ना, इंजीनियर्स को रखेगा, कलर्स लगाएगा, लेबर वहाँ पे काम करेगी, ये सारे खर्चे वो करेगा। कुछ खर्चा होएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं 400 रुपये का उसने खर्चा किया। तो यहाँ पे टोटल कपड़े की जो वैल्यू हो गई वो हो गई हाँ जी, बीच बीच में आपकी आवाज़ कट रही है। बीच में आवाज़ कट रही है। यस सर, और थोड़ा सा लैग भी हो रहा है वो आपका स्क्रीन लैग आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? अच्छा, मेरे बोलने में और स्क्रीन में डिफरेंस है। हाँ सर। ओके, अच्छा, आवाज़ ब्रेक अभी होनी स्टार्ट हुई है, क्लास शुरू करी जब से हो रही है? नहीं, अभी हो रहा था थोड़ा, ओके, जब अभी। आप वो बता रहे थे। अच्छा, कोई नहीं, अभी हो रहा है तो मे बी एक आधा मिनट में ठीक हो जाएगा। 1 मिनट बाद मैं बोल लूँगा। ओके, सो देखिए, 100 रुपये का धागा था, 100 रुपये का थ्रेड था। इस थ्रेड को कपड़ा बनाने वाले ने ख़रीद लिया, 100 रुपये का उसने ख़रीद लिया। अब कपड़े बनाने वाले के पास मशीन्स लगाएगा, इंजीनियर्स को रखेगा, कपड़े पे कलर्स करेगा, डिज़ाइन बनाएगा कपड़े के ऊपर, है ना, लेबर को रखेगा। इस सब में उसने 400 रुपये का और ख़र्चा किया।
और कपड़े की वैल्यू टोटल मिला के हो गई 500 रुपये की। अब इस कपड़े को शर्ट बनाने वाले ने ख़रीद लिया, 500 रुपीज़ का कपड़ा उसने 500 में ख़रीद लिया। अब वो यहाँ पर टेलर्स को रखेगा, सिलाई मशीन लगाएगा। हाँ, आपकी फिर से आवाज रुक गया है। आवाज़ ब्रेक हो रही है अभी भी? हाँ, अभी अभी ब्रेक हुई जो आप अभी बोल रहे थे। ओके, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। सो शर्ट बनाने वाला 500 रुपीज़ का कपड़ा ख़रीदेगा, फिर वो यहाँ पे जो अलग अलग खर्चे हैं, सीविंग मशीन लगाएगा, टेलर्स को हायर करेगा, उसके अंदर और भी जब शर्ट वगैरह सिलते हैं तो उसमें एडिशनल और कपड़ा लगाना पड़ता है, पैकिंग करेगा, ये सब एडिशनल खर्चे करके 1500 रुपये का उसने खर्चा और किया। तो टोटल इसके यहाँ बनने तक की शर्ट हो गई 2000 रुपीज़ की। अब इस 2000 रुपीज़ की शर्ट को रिटेलर परचेज़ कर लेगा। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? हाँ सर। है ना, 2000 रुपये की जो शर्ट है इसको रिटेलर परचेज़ कर लेगा, फिर वो एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल के अंदर शोरूम लगाएगा, शोरूम का किराया भरेगा, वहाँ पे बढ़िया लाइटिंग हो रही है, फर्नीचर लगा रखा है उसने, वहाँ पे सेल्समैन को रख रखा है, तो ये सब खर्चे उसने एडिशनल किए 1000 रुपये के। तो यहाँ पर ये शर्ट हो गई 3000 रुपये की। ठीक है ना। अब एक कस्टमर आएगा, आप जाओगे 3000 रुपये की शर्ट परचेज़ कर लोगे, अपने घर पे लेकर के आ जाओगे। तो ये जो एडिशनल खर्चा कर रहे हैं, इसने 400 रुपये का खर्चा किया, इसने 1500 का खर्चा किया, इसने 1000 का खर्चा किया, इसको सबको हम क्या बोलते हैं? ऑल दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इस सबको यहाँ पर बोला जाता है। ये जितने भी सामान हैं, थ्रेड, क्लॉथ, शर्ट, रिटेल तक, इनको सबको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इन सबको बोला जाता है। तो धागा भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्लॉथ भी इंटरमीडिएट गुड्स है, शर्ट भी इंटरमीडिएट गुड्स है, रिटेल शॉप में जो सेलिंग हो रही है वो भी इंटरमीडिएट है। जब फाइनल कस्टमर ख़रीद लेता है तब वो फाइनल गुड्स बनता है। तो जब तक फाइनल गुड्स ना बन जाए तब तक जो स्टेज होती है इसको बोला जाता है, ये एक है आपकी क्या, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब इस लाइन तक तो प्रोडक्शन चलता रहता है, यहाँ तक तो प्रोडक्शन चलता रहता है, कभी क्या बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती जाती है। जब और कुछ बनना बाकी नहीं है, और कुछ बनना बाकी नहीं है, तो फिर वो फाइनल गुड्स यहाँ पे बन जाता है। समझ आई आपको पूरी साइकिल? यस सर। है ना। तो ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं और ये आपका फाइनल गुड्स है। ये हमने शर्ट का एग्जांपल लिया। जितने भी सामान हम खरीदते हैं बाज़ार से, सब में ऐसा ही होता है। मान लीजिए आप शूज़ परचेज़ करते हो, है ना, तो पहले उसका लेदर, कोई लेदर बनाएगा, फिर कोई लेदर को साफ़ वाफ करेगा, फिर जूता बनाने वाला जूता बनाएगा, फिर वो आपके पास शोरूम के अंदर सेल होने आएगा, फिर जा कर के आप ख़रीदोगे। तो फाइनल जूता आपको सेल होता है, उसके पहले तक सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और जब आप फाइनल जूता बन जाता है, आपके पास आ जाता है, तब फिर वो फाइनल गुड्स बनता है। तो हर एक स्टेज पे जो एडिशनल खर्चा हो रहा है वो सबको वैल्यू एडिशन कहा जाता है। ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं और ये फाइनल गुड्स हैं। और बीच के अंदर जो है ये आपकी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज़। गुड्स आर नॉट येट रेडी फॉर फाइनल यूज़। फाइनल यूज़ के लिए वो रेडी नहीं हैं, उन पे वैल्यू एडिशन करना अभी भी बाकी है। वैल्यू एडिशन करना अभी भी बाकी है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन लिखनी है, तो ये आपके दोनों पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी हम आगे उसकी और डेफिनेशन समझेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्रैक्टर बनता है, ट्रैक्टर बनता है जो खेतों में काम आता है, उसका कैसे होगा? पहले माइंस में से लोहा निकलेगा, माइंस में से लोहा निकलेगा, फिर उस लोहे से किसी फैक्ट्री के अंदर ट्रैक्टर के पार्ट्स बनेंगे,
किसी और फैक्ट्री में टायर बनेंगे, फिर वो असेंबल होंगे, ट्रैक्टर बनेगा उसका, फिर वो ट्रैक्टर बन के शोरूम में आएगा और फिर वो बेचा जाएगा किसान को। तो ये लोहा निकलना, ट्रैक्टर के पार्ट्स बनना, टायर बनना, शोरूम में बेचा जाना, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। जब फाइनल ट्रैक्टर बन जाता है ये फाइनल गुड्स होता है। इसके पहले यहाँ पर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है और बाकी वैल्यू एडिशन इन सब में पेंडिंग था। गुड्स वर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज़। तो जस्ट हमने एक और एग्जांपल यहाँ पर समझा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का। तो अब हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का कंपैरिजन की डेफिनेशन बना सकते हैं। यहाँ इधर पॉइंट लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। सो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इंटरमीडिएट गुड्स में नॉट येट क्रॉस्ड, फाइनल गुड्स में क्रॉस हो चुकी है। वैल्यू एडिशन इंटरमीडिएट गुड्स में पेंडिंग है, फाइनल गुड्स में कंप्लीट है। आप एग्ज़ाम में इसी तरह से आंसर लिख सकते हो आराम से, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स हैं ये। क्या गुड्स रेडी फॉर यूज़ बाय फाइनल कंज्यूमर होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी, फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर यूज़ बाय फाइनल कंज्यूमर। यस। क्या इनको वापस बेचने के लिए ख़रीदा जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स को हाँ वापस बेचने के लिए ख़रीदा जाता है, फाइनल गुड्स को वापस बेचने के लिए नहीं ख़रीदा जाता। उससे तो सीधा सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स होती है। एग्जाम्पल इसके हमने देखे अलग अलग, पीछे हम एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। स्टेज इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं दीज बिकम पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। हमने देखा हर एक इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाता है। जैसे धागा शर्ट में है ना, कपड़ा शर्ट में है, बटन्स वगैरह सब शर्ट के अंदर है, तो फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाता है। लोहा ट्रैक्टर में है, टायर भी ट्रैक्टर में है। तो इसलिए हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बिकम पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स के दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो तो अपने आप में फाइनल है वो किसी इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट नहीं बनते हैं। क्या इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है? नो। कल भी हमने डिस्कस किया था इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं लेते, फाइनल गुड्स को हम लेते हैं। यस। क्यों नहीं लेते हम? देखिए जब इस शर्ट की हमने बात करी तो पूरे देश में टोटल सामान 3,000 रुपये का बना है, 3,000 रुपये की एक शर्ट बनी है, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री इज़ 3,000 रुपीज़। टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री इज़ 3,000 रुपीज़। अगर मैं इनकी वैल्यू को भी जोड़ लूँ, 100 रुपये जो है यहाँ पर थ्रेड का है, 500 रुपये क्लॉथ का है, शर्ट का 2,000 और है, तो क्या होगा कि ये सब डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि थ्रेड की वैल्यू इस 3,000 में ऑलरेडी है, कपड़े की वैल्यू 3,000 में ऑलरेडी है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ देते हैं नेशनल इनकम के टाइम, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को जोड़ना है हमें। समझ आया आपको? सर पर अगर इंटरमीडिएट गुड्स भी कुछ फाइनल गुड्स होते हैं ना, मतलब कि अगर किसी को कपड़ा चाहिए, वो धागे का कपड़ा बन जाएगा, पर वो कपड़ा कोई अगर अपने घर में सिल ले ओके। तो वो जो कपड़ा है वो फाइनल गुड्स बन जाएगा ना? यस यस, फिर वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। तो हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि किसी भी सामान को हम ये नहीं कह सकते ये सामान हमेशा इंटरमीडिएट होगा या हमेशा फाइनल होगा, नहीं। वॉट मैटर्स इज़ द एंड यूज़। आपको एंड यूज़ देखना है कि अगर किसी सामान को कंज्यूमर ने यूज़ किया है तो फिर वो फाइनल गुड्स है, अगर किसी सामान को किसी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया गया तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है ना? तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट बोला है कि किसी भी सामान को हम लेबल नहीं कर सकते कपड़ा हमेशा इंटरमीडिएट होगा या कपड़ा हमेशा फाइनल गुड्स, ऐसा नहीं है, है ना? अगर कपड़े को घर में ख़रीदा गया है, किसी ने फाइनल कंज्यूमर ने ख़रीदा है, तो वो फाइनल गुड्स है फिर। और अगर उसी कपड़े को किसी फैक्ट्री वाले ने ख़रीदा है, वो शर्ट्स या पैंट्स बना के बेचेगा, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको पॉइंट्स? यस सर। है ना?
तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो आप ये पॉइंट्स लिख दीजिए, तीनों चारों पॉइंट्स, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। फाइनल गुड्स पूछा जाता है, आप ये लिख दीजिए। डिफरेंस पूछा जाता है तो आप ये दोनों का डिफरेंस का टेबल बना हुआ है। एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप एग्जाम्पल दे दीजिए, 2 एग्जाम्पल्स यहाँ बने हुए हैं। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हमें यहाँ पर पूरा समझ में आ गया। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में क्यों नहीं लेते, क्योंकि वरना वो डबल डबल काउंट हो जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोला जाता है। डबल काउंटिंग। हाँ, हाँ। तो वो अभी आगे की स्लाइड्स में और आएगा, तब हम और डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया है। अब जो फाइनल गुड्स हैं, है ना, फाइनल गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। अब हम जानते हैं कि भाई कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है। आगे चलते हैं। सो फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है ना। अगर कंज्यूमर यूज़ करे फाइनल गुड्स को, अगर कंज्यूमर यूज़ करे तो कंज्यूमर गुड्स है, प्रोड्यूसर यूज़ करे तो प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है। अब कंज्यूमर कौन होता है और प्रोड्यूसर कौन होता है? कंज्यूमर तो आप और हम लोग जो सब हैं, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए सामान को खरीदते हैं, हम सब कंज्यूमर हैं। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो फैक्ट्रीज़ में सामान को बनाता है, या जो किसान होता है, वो सारे लोग प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो फाइनल गुड्स दो तरह के हो गए, या तो कंज्यूमर वाले या फिर प्रोड्यूसर वाले। इसको अभी हम रखते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमने डिस्कस किया था। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? दे आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स वो हैं विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए डायरेक्टली उनको यूज़ किया जाता है। जैसे आइसक्रीम है, तो इट इज़ अ कंज्यूमर गुड्स, आपने खा ली, आपकी ह्यूमन वांट्स पूरी सेटिस्फाई हो गई। और कंज्यूमर गुड्स जो है, दे आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते, किसी और चीज़ को बनाने में उनको यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन होती है। कंज्यूमर गुड्स चार तरह के होते हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। सो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, आपको याद है? ड्यूरेबल गुड्स जो ज्यादा वो पेरिशेबल नहीं होते, वो ओके, बहुत लॉन्ग, उनकी बहुत वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है। ओके। सो यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है, बहुत आप लॉन्ग यहाँ से रीड टर्म कर सकते हो आप। which can be used for several years, विच कैन बी यूज फॉर relatively सेवरल high ईयर्स, value। रिलेटिवली हाई वैल्यू। तो क्या क्या एग्जांपल देखो, दो तो यहाँ बने हुए हैं, टीवी बना हुआ है, कार बनी हुई है, और क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से एग्जांपल्स? फ्रिज, स्टोव, फ्रिज, बैग, स्टोव, ओके। व्हाट एल्स? बैग बैग हो सकता है। अभी आप क्लास किससे ले रहे हो? अभी टैब से। टैब से, तो टैब हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना, ये सब हमारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब हमारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। एयर कंडीशनर। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? यूज्ड फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1-2 साल तक उनकी लाइफ होती है ना। ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है कि एक ही साल होनी चाहिए, मतलब ड्यूरेबल गुड्स के कंपेयर में उनकी लाइफ थोड़ी होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे क्रॉकरी, कप प्लेट्स आपके होते हैं, कपड़े होते हैं, 1-2 साल में ख़राब हो जाते हैं। होता है कई बार, कोई शर्ट हम 10 साल चलाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऑन एन एवरेज उसकी लाइफ। हाँ जी। क्रॉकरी नॉन ड्यूरेबल्स में क्या होता है? क्रॉकरी मतलब बर्तन, बर्तन तो हम बहुत क्रॉकरी को सालों तक नॉन यूज। ड्यूरेबल आप नहीं बोल सकते, बिकॉज नॉन ड्यूरेबल तो सिंगल यूज़ होती है। अब कप को आप एक बार यूज़ करके फेंक तो नहीं देते। यस सर, पर आपने ये क्रॉकरी नॉन ड्यूरेबल से, अच्छा
नॉन ड्यूरेबल में क्या है ना, ये देखो, क्या लिखा है? एक है ड्यूरेबल, एक है सेमी ड्यूरेबल, एक है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब वो एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाता है, सिंगल यूज़। नॉन ड्यूरेबल को सिंगल यूज़ गुड्स भी बोला जाता है। नहीं, वो एक्चुअली वो लेटर्स थोड़े ब्लर ब्लर से आ रहे हैं तो अच्छा, अभी इसलिए। समझ आ गया? यस सर। ओके, थोड़ा मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आपके क्रॉकरी, क्लोथ्स, ये सब आपके सेमी ड्यूरेबल में आ गए, विच कैन बी यूज फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर, एंड दे आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू इनकी नहीं होती है। सिंगल यूज गुड्स, दे आर यूज, एक बार काम में लिया और वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे पेन में आपने इंक भर ली, ख़त्म हो गया। दूध आपने पी लिया, ठीक है ना, ब्रेड आपने खा ली, तो ये सब सिंगल यूज गुड्स हैं। और सर्विसेज, सर्विसेज तो बार्बर, एडवोकेट, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ब्यूटिशियन, मसाज थेरेपिस्ट, जितने भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज एक ही उसमें आ जाती है। इसमें कोई सामान नहीं है, सिर्फ सर्विस दी जा रही है। टीचर की सर्विस, एजुकेटर, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मालूम है आपको क्या होता है? यस सर। ओके, सो ये सारे हमारे कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स हो गए। अब नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर गुड्स, है ना। वापस पीछे वाली स्लाइड पे जाते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस हमने समझा। फिर फाइनल गुड्स दो तरह के थे, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स चार तरह के, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, तो ये हमने समझ लिया। अब हम आ गए प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, व्हाट आर प्रोड्यूसर गुड्स। अब हम प्रोड्यूसर गुड्स डिस्कस करेंगे। सो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। कुछ भी चीज़ बनाओ तो उसमें इनका काम आता है। ये प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन है। गुड्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप के हो गए। एक तो हो गया कच्चा सामान, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको फर्नीचर बनाना है ना, तो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लेकर आओगे, तो लकड़ी जो है वो कच्चा सामान हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे रॉ मटेरियल। तो गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल, वुड यूज टू मेक फर्नीचर। एक तो हो गया कच्चा सामान, रॉ मटेरियल। दूसरा क्या होता है, जो मशीन यूज़ होएगी, जो मशीन यूज़ होएगी लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए, दूसरी चीज़ वो हो गई। तो इन गुड्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। सो प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के हैं, या तो रॉ मटेरियल या फिर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मालूम है आपको क्या होते हैं? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी आपने बोला। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स मालूम है आपको, व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? यस सर। सो क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स एसेट मतलब जो कोई भी खरीदता है, कंज्यूमर या ज़्यादातर प्रोड्यूसर खरीदते हैं एसेट्स जो एक टाइप ऑफ ग्रोथ के लिए होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। हाँ, सो फिक्स्ड एसेट्स वो होता है, मशीन्स होती है जैसे, है ना, जिससे सामान बनाया जाता है। जैसे कोई फर्नीचर बना रहा है, तो लकड़ी तो है रॉ मटेरियल, और उस लकड़ी को फर्नीचर बनाने में कोई मशीनें यूज़ होएगी, वो सारी मशीन्स को आप फिक्स्ड एसेट्स बोलोगे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स में भी आता है। असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, वो सब भी फिक्स्ड एसेट्स ही होते हैं। ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के हो गए, या तो रॉ मटेरियल या फिर फिक्स्ड एसेट्स। एक तो कच्चा सामान, और एक उस कच्चे सामान को फर्नीचर बनाने के लिए जिन मशीनों का आपने यूज़ किया, वो मशीनें सारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, रॉ मटेरियल्स
या फिर फिक्स्ड एसेट्स। ये प्रोड्यूसर गुड्स आपके दो तरह के हो गए। रॉ मटेरियल जैसे वुड यूज टू मेक फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट्स कौन से हो गए? मशीनरी यूज्ड टू कन्वर्ट वुड इनटू फर्नीचर। ये आपके फिक्स्ड एसेट। तो दो तरह के प्रोड्यूसर गुड्स आपके हो गए, रॉ मटेरियल्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना। तो जो रॉ मटेरियल है इसको तो दे कैन नॉट बी यूज रिपीटेड। इसको आप बार बार काम में नहीं ले सकते। एक लकड़ी से एक बार आपने फर्नीचर बना दिया, वापस काम में नहीं आएगी। लेकिन जो मशीन है, मशीन तो बार बार अलग अलग आप उनसे बनाते जाओगे, है ना। तो दीज कैन बी यूज रिपीटेडली, इनको आप बार बार काम में ले सकते हो। एंड दीज आर कॉल्ड कैपिटल, और इनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो हम इसको फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पर हम कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोड्यूसर गुड्स हमारे हो गए। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, रॉ मटेरियल्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। समझ आया आपको? यस सर। ओके। सो हम वापस हमारी उसी स्लाइड पे वापस हम जाते हैं। सो फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के हो गए, रॉ मटेरियल या फिर कैपिटल गुड्स, है ना। कैपिटल गुड्स, इनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। और कंज्यूमर गुड्स जो है वो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज होती है। जो रॉ मटेरियल कच्चा सामान है, ये इंटरमीडिएट गुड्स को ही हम बोलते हैं। देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या था? धागा था, ये कच्चा सामान है कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा है इंटरमीडिएट गुड्स। शर्ट बनाने के लिए कच्चा सामान है। इसी तरह से ट्रैक्टर बनाने के पार्ट बनाने के लिए लोहा कच्चा सामान है, टायर कच्चा सामान है ट्रैक्टर बनाने के लिए। सो रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स इज सेम थिंग। समझ आई ये स्लाइड आपको बेटर? सर मेरे को कुछ हाँ सर जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। बहुत हो रही है सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे थे अभी। ओके, एंड अभी आप वैसे हमारा टाइम भी हो गया है, तो हम कल फिर करेंगे 4 बजे। हम 2-3 मिनट जल्दी हम ख़त्म कर लेते हैं क्लास को। आप 4G कनेक्शन पे हो? नहीं सर, मेरे सामने वाईफाई है अभी। ब्रॉडबैंड पे हो आप? नहीं सर, वाईफाई है। हाँ, तो वाईफाई बेसिकली ब्रॉडबैंड ही हो गया ना, वाईफाई तो। हाँ। सो ऐसा हो, यूजुअली ऐसा होता नहीं, मे बी कभी अभी थोड़ा इंटरप्शन हो रहा होगा। सो ठीक है, हम अभी क्लास अपनी क्लोज़ कर लेते हैं।